वो कहते हैं ना, देयर इज नो ग्रेट वॉरियर देन अ मदर प्रोटेक्टिंग हर चाइल्ड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय मुकद्दस। आज की स्टोरी एक सीईओ किलर मदर सूचना सेठ की है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जस्ट डाइव इन द केस। सूचना सेठ कोलकाता वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन थी। उन्होंने मास्टर्स की हुई है फिजिक्स के अंदर। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज भी सीखी हुई है। डेटा साइंस और एआई की भी चीता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2 साल फेलोशिप की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी इंटेलिजेंट है। देन सूचना बेंगलोर शिफ्ट हुई अपने बेटरमेंट, अपने बेटर फ्यूचर के लिए। बिकॉज जो बेंगलोर है वो आईटी और स्टार्टअप्स के लिए बहुत फेमस है। सूचना ने बेंगलोर में एज अ डेटा साइंटिस्ट नौकरी की, फिर एआई रिलेटेड जॉब की। सूचना को इस फील्ड में 12 साल का वक्त हो गया और 12 साल बेंगलोर में काम करते करते सूचना की मुलाकात वेंकट रमन से हुई। वेंकट रमन केरला का रहने वाला था। वो भी सूचना की तरह हर चीज में हरफन वाला था। उन दोनों की मुलाकात हुई एंड दे फेल इन लव। 2010 में उन दोनों की शादी हुई। साथ में वो दोनों प्रोफेशनली और फाइनेंशियली ग्रो कर रहे थे। कुछ सालों के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि अपना एक खुद का स्टार्टअप खोलते हैं, जिसका नाम उन्होंने माइंडफुल एआई लैब रखा। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, मगर एक दिन अचानक वेंकट ने स्टार्टअप छोड़ दिया और दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली, जहां वो एज एन एआई डेवलपर काम कर रहा था और अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। वेंकट के स्टार्टअप छोड़ने के बाद सूचना वॉज डीलिंग विथ ऑल स्टफ एंड ब्लेमिंग वेंकट ऑल्सो। खैर, ऐसे ही देखते देखते इनकी शादी को 9 साल बीत गए और इनका पहला बेबी इस दुनिया में आया, जिसका नाम इन्होंने चिन्मय रखा। नॉर्मली फैमिलीज बेबी के बाद एक दूसरे के साथ क्लोज हो जाती है, एक दूसरे से प्यार करती है, मगर इनके केस में सब अलग था। वेंकट और सूचना की तो और लड़ाइयाँ और दूरियां बढ़ गईं। कभी चिन्मय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर और कभी उनके रिलेशनशिप को लेकर उनके बीच में आए दिन लड़ाई होती। सूचना और वेंकट एक दूसरे को बस 2019 से बर्दाश्त ही कर रहे थे और बीच में लॉकडाउन लग गया। कुछ लोग खुश थे कि वो लॉकडाउन में अपनी फैमिलीज के साथ हैं, मगर कुछ लोगों को फैमिलीज से दूरी की वजह से उदासी भी थी। फाइनली 2022 में लॉकडाउन खुला। 2023 अगस्त में वेंकट और सूचना के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि वेंकट घर छोड़कर चला गया। घर छोड़ने का रीजन स्टिल हिडन है। अगस्त के ही मंथ में सूचना ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई कि वेंकट उसे मारता है और मेंटली टॉर्चर करता है। पानी बस अब सर से ऊपर जा रहा था। सूचना ने अगस्त में ही वेंकट के ऊपर डाइवोर्स केस फाइल कर दिया और सूचना ने काफी सारी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट में दिखाई, जिससे जाहिर हो रहा था कि सूचना पर डोमेस्टिक वायलेंस तो हो रहा है। उसी दौरान सूचना ने डाइवोर्स के साथ एलिमनी का केस भी फाइल किया। एलिमनी 2.5 लाख की रखी। अब जब तक कुछ प्रूव नहीं हो जाता तब तक कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वेंकट सूचना और चिन्मय से दूर रहेगा। आखिरकार वो दिन आया जब कोर्ट ने फैसला सूचना के हक में सुनाया और उन दोनों की डिवोर्स हुई। बट एलिमनी 2.5 लाख नहीं बल्कि 20,000 रखी और सूचना को माँ होने की हैसियत से चिन्मय की कस्टडी भी मिली। और दूसरी तरफ वेंकट अकेला ही रह गया, बिना सूचना और चिन्मय के। डिवोर्स को 3 महीने हो गए थे, बट वेंकट चिन्मय से दूर नहीं रह पा रहा था। उसे कहीं ना कहीं चिन्मय की कमी महसूस होती और वेंकट ये भी नहीं चाहता था कि चिन्मय बगैर बाप के प्यार के बड़ा हो। बस इसी के चलते वेंकट ने कोर्ट में अपील की कि मुझे अपने बेटे से मिलने दिया जाए और कोर्ट ने भी वेंकट को अलाउ किया कि आप हर सैटरडे अपने बेटे से मिल सकते हैं। बट अगेन सूचना को प्रॉब्लम थी, मगर कोर्ट ने सूचना की अपील को रिजेक्ट किया और कहा कि आप बेटे और बाप को मिलने से नहीं रोक सकती। हाँ, अगर आप चाहें तो जब वेंकट चिन्मय से मिले तो आप उसके आसपास रह सकती हैं। कोर्ट की मंजूरी मिलने के बाद जब वेंकट चिन्मय से मिलने अपने लॉयर के साथ सूचना के घर गया, मगर सूचना ने कुछ बहाना कर वेंकट को चिन्मय से मिलने से मना कर दिया। उस वक्त वेंकट ने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर ऐसा करते करते 4 हफ्ते का वक्त निकल गया। अब वेंकट को आहिस्ता आहिस्ता करके समझ आ ही गया था कि ये सूचना ही है जो बाप और बेटे को मिलने नहीं दे रही। अब की बार जब वेंकट चिन्मय से मिलने के लिए गया
तो सूचना ने फिर बहाना बनाया। तो वेंकट ने सूचना को सख्त अंदाज में बोला कि अगर अब तुम मेरे और चिन्मय के बीच में आई तो मैं ये बात कोर्ट में ले जाऊंगा। तो सूचना ने चिन्मय को उस दिन तो वेंकट से मिलने दिया, बट अब सूचना को ये बात सताई जा रही थी कि अगर ये बात कोर्ट में चली गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट सैटरडे आने वाला था, उससे पहले सूचना चिन्मय को लेकर गोवा चली गई ताकि वेंकट उससे ना मिल पाए। सूचना ने गोवा में कैलिंग्यूट इलाके में होटल सॉल ब्रांडियन में रूम 404 बुक किया 6 से 10 जनवरी तक के लिए। वो 6 और 7 जनवरी को अपने बेटे के साथ गोवा घूमने गई। वेंकट का 7 जनवरी को सूचना के पास फोन आया कि मैं इस सैटरडे अपने बेटे से नहीं मिलने आ पाऊंगा क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में इंडोनेशिया आया हुआ हूँ। 7 जनवरी को दिन में सूचना की वेंकट से बात हुई और 7 जनवरी की ही रात को 10 बजे सूचना ने होटल रिसेप्शन पर एक कैब बुक करने का कहा। वैसे तो वो 10 जनवरी तक गोवा में रुकने वाली थी, मगर उसे बेंगलोर में कुछ काम आ गया तो उसने होटल स्टाफ से कहा कि मेरे लिए कैब बुक कर दे, मुझे इमरजेंसी में बेंगलोर जाना है। होटल स्टाफ ने सूचना को एडवाइस दी कि आप फ्लाइट से चली जाएं, आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके पैसे भी कम खर्च होंगे। मगर सूचना को थ्रू कैब ही वापस जाना था। होटल वालों ने मजीद और ना सवाल करते हुए होटल के रेगुलर कैब ड्राइवर था, उसका नाम था रॉय जॉन डिसूजा, उसको बुक कर दिया। रॉय ने पहले तो 15,000 चार्ज करने का बोला, मगर जब रॉय को पता चला कि उसे गोवा से बेंगलोर तक जाना है तो उसने कहा कि मैं 30,000 रुपये लूंगा और उसने ये शर्त रखी कि वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ड्राइवर को भी रखेगा। होटल स्टाफ ने ये बात सूचना को बताई और उन्हें लगा कि अब तो ये मैम मना कर ही देंगी कैब से जाने के लिए, मगर सूचना अपने फैसले पर अड़ी रही और उसने कहा कि आप ये कैब बुक कर दीजिए। सूचना ने बड़े ही आसानी से एग्री कर दिया। होटल स्टाफ को ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि सूचना बाय एयर 6 घंटे में जा सकती है बेंगलोर, मगर उसको 12 घंटे अपने ज़ाया कर बाय रोड ही क्यों जाना है। रॉय रात को होटल पहुंचा और लगेज उठाकर गाड़ी की तरफ जा रहा था। लगेज ट्रॉली में से जैसे ही रॉय ने बैग उठाया तो पहला बैग तो बहुत हल्का था, मगर जो लास्ट रेड वाला बैग था वो बहुत ही ज्यादा हैवी था। रॉय ने मजाक में बोला कि मैम इतना भारी बैग लेके आप कहाँ जा रही हैं, इसमें कहीं अल्कोहल या ड्रग्स वगैरह तो नहीं है। तो सूचना ने बहुत कामली रिप्लाई दिया कि गोवा में शॉपिंग बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए बैग भारी हो गया है। खैर, रॉय ने सामान उठाकर कैब में रखा और वो लोग बेंगलोर के सफर के लिए निकल गए। वो थोड़ा सा ही आगे गए थे तो रॉय ने सोचा कि सूचना से थोड़ी बात करी जाए। रॉय ने सूचना से रास्ते में बात करने की कोशिश की, मगर सूचना ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रॉय को ऐसा लगा कि सूचना शायद उन लोगों में से है जो ज्यादा बात नहीं करते। फिर उसे तो अपने आप को जगाए रखना ही था ड्राइविंग के टाइम पे, तो उसने अपने बराबर वाले ड्राइवर दोस्त से बातें करना स्टार्ट कर दी। जैसे ही रात को 2 बजे गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां पर बहुत ही ट्रैफिक था हाईवे, क्योंकि कर्नाटक बॉर्डर पर एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। अब रॉय को ये बात पता थी कि सूचना को तो जल्दी बेंगलोर पहुंचना है, तो उसने सूचना से कहा कि मैम आपको मैं पास के एयरपोर्ट पर छोड़ देता हूँ, आप वहां से बेंगलोर चले जाएं, मैं आपसे पूरी ट्रिप के पैसे भी नहीं लूंगा, आधी ट्रिप के लूंगा। सूचना ने रॉय को तब भी मना कर दिया। रॉय को समझ नहीं आ रहा था कि एक तरफ सूचना को जल्दी बेंगलोर जाना है मगर उसे फ्लाइट से नहीं जाना है, उसको बाय कैब जाना है। रॉय को भी सूचना का ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा था। खैर, ज्यादा कुछ ना आर्ग्यू करे, रॉय ने वहां पर कर्नाटक बॉर्डर पे सूचना के साथ वेट किया और इसी तरह कर्नाटक बॉर्डर पर इन लोगों के 4 घंटे निकले और 8 जनवरी की सुबह 6 बजे उन्होंने कर्नाटक बॉर्डर को क्रॉस किया। वहां गोवा के होटल में क्लीनिंग स्टाफ रूम 404 को क्लीन करने के लिए पहुंचा, तो होटल स्टाफ को वहां पे बेड पर कुछ ब्लड के ड्रॉप्स मिले और टॉवल पर कुछ ब्लड के स्टेन्स भी मिले। होटल वालों ने फौरन से गोवा पुलिस को इन्फॉर्म किया। गोवा पुलिस जैसे ही होटल में पहुंची तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरास देखे और रूम को चेक किया। फिर फौरन होटल के रिसेप्शन से रॉय का नंबर लेकर रॉय को फोन किया। वहां रॉय का फोन बजा और रॉय ने पुलिस से बात करी। पुलिस ने रॉय से पूछा कि तुम्हारी गाड़ी में सूचना नामी पैसेंजर बैठी है। रॉय ने कहा कि हाँ, मेरी गाड़ी में सूचना नामी पैसेंजर बैठी है। फिर पुलिस ने कहा कि अच्छा, ये देखकर बताओ कि सूचना के साथ सूचना
अच्छा फिर पुलिस ने रॉय से कहा कि अच्छा ये बताओ कि सूचना अकेली है या उसके साथ कोई बच्चा भी है। रॉय को पहले तो बहुत अचंभा लगा। फिर रॉय ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने कहा कि नहीं, वो अकेली हैं, बच्चा उनके साथ नहीं है। फिर गोवा पुलिस ने सूचना से बात करी और उनसे पूछा कि मैम आपका बेटा कहाँ है। सूचना ने बहुत ही कॉन्फिडेंस से गोवा पुलिस को जवाब दिया कि जब मैं गोवा से निकली तो मैंने वहां से निकलने से पहले अपने बेटे को गोवा में ही अपने एक रिलेटिव के घर छोड़ दिया था। सूचना ने उस रिलेटिव का एड्रेस भी दिया। पुलिस ने पहले सोचा कि शायद वो बहुत शक कर रहे हैं, अगर ब्लड स्टेन्स की गुत्थी तो सुलझानी ही थी। तो पुलिस ने एहतियाती तौर पे अपने कांस्टेबल को उस एड्रेस पर भेजा। मगर शॉकिंग बात तो ये है कि ऐसा कोई एड्रेस या हाउस एग्जिस्ट ही नहीं करता। पुलिस को सूचना पे पहले तो शक हो गया था, अब पुलिस को यकीन भी हो गया था। पुलिस ने रॉय को दोबारा से फोन किया और मगर इस दफा हिंदी नहीं, कॉनकोरी लैंग्वेज में पुलिस ने रॉय से बात करी ताकि सूचना को शक ना हो। पुलिस ने रॉय को कहा कि गाड़ी को लेकर वहां के करीब करीब पुलिस स्टेशन में चले जाओ, वहां पहुंचते ही हमें फोन करो, मगर सूचना को इस बात के ऊपर शक ना हो कि तुम गाड़ी को पुलिस स्टेशन की तरफ लेकर जा रहे हो। और रॉय अब तक तो कर्नाटक के चित्रदुर्गा नामी इलाके में एंटर कर चुका था। सारे साइन बोर्ड जो थे वो कर्नाटक लैंग्वेज में थे। रॉय को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो फिर रॉय ने गूगल मैप खोला और आसपास के पुलिस स्टेशन को सर्च करना शुरू किया, मगर गूगल मैप में जो पुलिस स्टेशन आ रहा था वो 150 किलोमीटर दूर था। इस सिचुएशन में रॉय बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसे ये तो पता था कि पुलिस सूचना के पीछे पड़ी हुई है, मगर क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि रॉय के लिए तो सूचना सिर्फ एक नॉर्मल पैसेंजर थी, मगर पुलिस के लिए वो शायद एक क्रिमिनल थी। रॉय ने इस पॉइंट पर बहुत ही स्मार्टली काम लिया और एक स्टॉल पर जाकर रॉय ने गाड़ी रोकी। सूचना को कहा कि मैम आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, चाय वाय पी लो, हम भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं। रॉय थोड़ा सा ही आगे गया और एक सिक्योरिटी गार्ड से पुलिस स्टेशन का पता पूछा। सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि यहाँ आया मंगला पुलिस स्टेशन है, जो यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है। रॉय ने सूचना के फ्रेश होने का वेट किया और सूचना वापस आकर गाड़ी में बैठ गई। उसे गाड़ी में बिठाया और सूचना को कहा कि मेरा कुछ पेपर वर्क है, मैं यहाँ पुलिस स्टेशन से अपना पेपर वर्क कर कर आता हूँ। रॉय ने गाड़ी पार्क करी और आया मंगला पुलिस स्टेशन में चला गया। वहां जाकर फौरन ही रॉय ने कर्नाटक पुलिस से गोवा पुलिस की बात करवाई और कर्नाटक पुलिस गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाने लगी और सूचना को अपनी कस्टडी में ले लिया। और जब सूचना का बैग खुलवाया तो उस बैग में बच्चे के कुछ खिलौने और कपड़े मिले, मगर नीचे देखने पर वहां पर एक छोटे बच्चे की लाश मिली। कर्नाटक पुलिस ने सूचना से पूछा कि ये कौन है। सूचना ने बहुत ही नॉर्मल अंदाज में कहा कि ये मेरा बेटा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। लिटरली सूचना ने अपने 4 साल के बच्चे का खून किया था, इसको उसने 4 साल तक पाला और 9 महीने तक अपने पेट में रखा। पुलिस ने सूचना से पूछा कि जो रूम में ब्लड था वो किस चीज का था, तो सूचना ने कहा कि ये मेरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ब्लड था। फिर पुलिस ने कहा कि आपके बेबी की डेथ कैसे हुई, तो सूचना ने फिर नॉर्मल अंदाज में कहा कि जब मैं सुबह उठी तो चिन्मय पहले से ही मरा हुआ पड़ा था। बट पुलिस को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सूचना पहले ही बहुत झूठ बोल चुकी थी। पुलिस ने होटल के रूम की तलाशी ली तो उन्हें वहां पर 2 कफ की बोतल मिली और जब ब्लड स्टेन का टेस्ट हुआ तो ब्लड तो सूचना का ही था। चिन्मय का पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस के एनालिटिक्स ये कह रहे थे कि जब चिन्मय को मारा जा रहा था तो वो शायद से सोया हुआ था, क्योंकि चिन्मय की बॉडी में कोई भी स्ट्रगलिंग के साइन नहीं थे और सोते हुए में चिन्मय को शायद ऐसे मारा गया हो कि जो होटल रूम में से 2 कफ की बॉटल्स मिली थी वो चिन्मय को पिलाई गई हो और उसे उसी से ड्रग किया हो। पुलिस ने एक दफा फिर सूचना से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो सूचना कंटिन्यूसली यही कह रही थी कि जब वो उठी तो चिन्मय पहले से ही मरा हुआ था और जब उसे ये पता चला तो उसने की सीजर से अपनी पल्स काटने की कोशिश करी, मगर कुछ ना हो सका। तो उसने होटल टॉवल से अपना ब्लड साफ किया और बाहर चली गई। उसने चिन्मय को मारा क्यों, क्या रीजन था? पुलिस का ये कहना है कि उसने चिन्मय को वेंकट से बदला लेने के लिए मारा था, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वेंकट और चिन्मय खुश रहे, क्योंकि उसे लगता था कि वेंकट को इस दुनिया में अगर कोई खुश रख सकता है तो वो सिर्फ चिन्मय है।
देखिए, वेंकट शायद से एक अच्छा हस्बैंड ना हो। उसने सूचना को मेंटली टॉर्चर किया हो या फिर उसे फिजिकली टॉर्चर किया हो, बट एटलीस्ट वो एक अच्छा बाप बनने की तो कोशिश कर रहा था ना। हाँ, शायद से वो अच्छा हस्बैंड प्रूव ना हो पाया हो। उसने स्टार्टअप छोड़ दिया, उसने सूचना के साथ लड़ाई करी, बट हाँ, अगर वेंकट ने कुछ गलत किया है और सूचना की जो दिमागी हालत इस वक्त है उसका जिम्मेदार अगर वेंकट है, जो कि शादी से पहले अगर सूचना नॉर्मल थी और शादी के बाद उसके साथ ये सब कुछ हुआ उसकी दिमागी हालत के मुताबिक, तो कोर्ट को चाहिए कि कोई सजा दे। क्योंकि इन दोनों की लड़ाई के बीच में पिसा कौन? वो 4 साल का बच्चा। जब ये न्यूज़ इंडिया में वायरल हुई कि द सीईओ मदर सुंचना सेठ ने अपने 4 साल के बेटे को मार दिया है, तो सुंचना के जो नेबर्स थे और फैमिली मेंबर्स थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा शॉक लगा। क्योंकि उनके नेबर्स का ये कहना था कि सुंचना को उन्होंने जब भी देखा, हंसते खेलते देखा, चिन्मय के साथ प्यार करते हुए देखा। उन्होंने कभी भी दोनों हस्बैंड वाइफ को चिन्मय के साथ कभी बुरा रवैया रखते हुए नहीं देखा। अगर एक बंदा रोज सुबह हंसकर उठ रहा है और हंसकर आपसे मिल रहा है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसके पास कोई स्ट्रेस ना हो, उसके पास कोई टेंशन नहीं हो या उसके दिमाग में कोई क्रिमिनल थॉट नहीं आ सकता। अगर आपको मेरी आज की क्रिमिनल वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप इसी तरीके की वीडियोस दोबारा देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और